नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों की क्लास है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस को हमने शामिल किए हैं जो प्रायः बहुत सारी एग्जाम्स में आ चुके हैं और निश्चित तौर पर इस एग्ज़ाम में भी आने की संभावना है। यह हमारा 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का हमारा अभ्यास प्रश्न। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन दिए हैं: ए स्टॉकमैन, बी इवानोवस्की, सी स्टेनले और डी स्मिथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इवानोवस्की। इनका पूरा नाम था दिमित्री इवानोवस्की। दिमित्री इवानोवस्की। और एक ये रूस के वनस्पति शास्त्री थे। इन्होंने 1892 में इस जीव की खोज की थी। इन्होंने तंबाकू के पौधों को प्रभावित करने वाले एक रोग को देखा और उस रोग में उन्होंने TMV खोजा था, जिसे हम टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सर्वप्रथम विषाणु को खोज निकाला था। लेकिन विषाणु का विषाणु नाम इन्होंने नहीं दिया था। विषाणु का विषाणु नाम दिया गया था 1898 में एक अन्य वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्टिनस बेईजेरिनक। तो याद रखेंगे, नाम दिया था मार्टिनस बेईजेरिनक ने और दिमित्री इवानोवस्की ने सबसे पहले इसको खोजा था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है: ए फ्लेमिंग, बी लैम्बल, सी टिमेन और डी है लीवेनहुक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लीवेनहुक। लीवेनहुक ने सबसे पहले बैक्टीरिया खोजा था। बैक्टीरिया को लीवेनहुक ने खोजा था और इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहुक। और इन्होंने 1676 में एक सरल माइक्रोस्कोप का उपयोग करके अति सूक्ष्म जीव को खोज निकाला था और इसे ही बाद में बोला गया जीवाणु। लीवेनहॉक जो है इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो इन्होंने सूक्ष्म जीव खोजा था, इसलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। ये याद रखेंगे, ये आ सकता है विज्ञान का जनक माना जाता है। तो जो लीवेनहुक है उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1676 में बैक्टीरिया खोज निकाला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके। तो द्विनाम पद्धति में स्पष्ट रूप से यहाँ बोला है कि पौधों के नाम को 2 नामों के साथ में लिखना है। तो वो 2 नाम जो हैं वो क्यों लिखते हैं, क्या बताते हैं, आपको खोजना है। ऑप्शन ए है वंश तथा जाति, बी जाति तथा किस्म, सी कुल तथा वंश और डी गण तथा कुल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वंश तथा जाति। द्विनाम पद्धति पौधों और जानवरों दोनों के लिए उपयोग होता है और ये एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रणाली है। ये एक प्रकार की वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में होता है और इसमें वंश तथा जाति दोनों को खोजा जाता है। वंश यानी जीनस यानी वंश हो गया और साथ में दूसरा होता है जाति यानी स्पेसीज। तो स्पेसीज यानी जाति होता है। जब भी किसी नाम को आप देखते हैं जिसका वैज्ञानिक नाम दिया रहता है तो उस आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि वो किस जाति का है और किस वंश का है। और यह जो पद्धति है इसको खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम आप याद रखेंगे। उनका नाम था कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस ने ही सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति का आविष्कार किया था और उन्होंने इस तरह से 2 नाम रखना प्रारंभ करा। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे होमो सेपियंस हम मानव के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे होमो जो होता है वंश का नाम होता है और सेपियंस जो है वो जाति दिखाता है मानव की। तो इस प्रकार से कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति को बताया था कि किस तरह से उन्हें हम बांट करके या वर्गीकृत करके समझ सकते हैं कि वो किस वंश का है और किस जाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्गीकरण की आधारी इकाई है, तो आपको बताना है वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए जीनस, बी फैमिली, सी स्पेसीज और डी है ऑर्डर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, स्पेसीज।
वर्गीकरण जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया होती है और वर्गीकरण की सबसे जो बुनियादी या फिर जिसे हम आधारी इकाई बोलते हैं वो होती है स्पेसीज़। स्पेसीज़ ये एक आधारी इकाई होती है जिसके आधार पे सारे जीवों को बांट दिया जाता है और प्रजाति जीवों का एक समूह होता है जो एक समान रूप से संबंधित होते हैं और आपस में प्रजनन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो स्पेसीज या फिर प्रजाति जो होती है वो एक समान तरह के जीवों का समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? ऑप्शन ए है सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, बी सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, सी अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, और डी सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। यहाँ बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकांश जीवाणु जो होते हैं वो विविध पोषी होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, और जो कुछ जीवाणु होते हैं वह स्वपोषी होते हैं, यानी खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं को वो उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। अब जीवाणु का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है, आपको पता है, इससे बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाएं बनती हैं। जीवाणु का उपयोग ब्रेड बनाने में होता है, केक बनाने में होता है, साथ में बायोगैस संयंत्र में भी जीवाणु काम करते हैं। वहाँ पर जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं जिससे मीथेन और ज्वलनशील गैस पैदा होती है जिनका उपयोग हम करते हैं। तो इस प्रकार से जीवाणु के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन अधिकांश जीवाणु जो होते हैं विविध पोषी होते हैं और कुछ जीवाणु जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपुष्पी पादपों को रखा गया है, तो अपुष्पी पादपों को किस श्रेणी में रखा गया है बताना है। ऑप्शन यहाँ पे है ए क्रिप्टोगेम्स, बी फेनरोगेम्स, सी बायोफ्राइट्स और डी है टेरिडोफाइट्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए क्रिप्टोगेम्स। जितने भी अपुष्पी पादप होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसे कहते हैं, यानी जिसमें फूल नहीं निकलते हैं, इन्हें रखा जाता है क्रिप्टोगेम्स में। और ये फूल नहीं बनाते हैं तो निश्चित तौर पर इनसे बीज नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो बीज नहीं निकलते हैं तो फिर ये अपने आप का प्रजनन किस तरीके से करते हैं? तो इनमें होता है बीजाणु। इसमें क्या होता है? बीजाणु। बीजाणु को बोलते हैं स्पोर्स। ये बीजाणु होते हैं और बीजाणु के द्वारा ये अपने आप का प्रजनन करते हैं और अपने आप को बढ़ाते रहते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर जो क्रिप्टोगेम्स के हैं। इनमें फूल नहीं निकलते हैं, इनमें बीजाणु होते हैं और उनसे प्रजनन होता है। इसमें बहुत सारे शैवाल हैं, कवक है, मोजेस हैं, फर्न हैं, ये सारे के सारे अपुष्पी पादपों में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, आपको बताना है ए समुद्री जीव, बी जलीय जीव, जलीय पौधे, और सी है पादप रोग, और डी है जड़ विहीन पौधा। तो आपको बताना है हाइड्रोफाइट्स किसे बोलते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोफाइट जो होते हैं, हाइड्रोफाइट सारे के सारे जो जलीय पौधे होते हैं उन्हें कहते हैं, क्योंकि ये जल के आवास में अपने आप को बढ़ाते रहते हैं और यहाँ पर ही इनका विकास होता है। ये पौधे कभी कभी जल के ऊपरी सतह पे मिलते हैं, या फिर कभी कभी पानी में डूबे हुए या अर्ध डूबे हुए मिलते हैं, कभी कभी ये तैरते हुए भी हमें मिल जाते हैं। तो ये सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स होते हैं और ये सारे के सारे जलीय वातावरण में अपने आप को डेवलप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए आवृत्त बीजी, बी अनावृत्त बीजी, सी टेरिडोफाइट्स और डी बायोफ्राइट्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनावृत्त बीजी, जिसमें बीज नहीं बनते हैं, बीज बनते हैं परंतु पुष्प नहीं लगते हैं। मतलब बीज तो बन रहे हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें अनावृत्त बीजी कहा जाता है। और इन्हें दूसरा जो नाम है इनका जिम्नोस्पर्म, इन्हें जिम्नोस्पर्म के नाम से भी हम जानते हैं। और ये एक ऐसा समूह होता है जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन वो किसी फल या अंडाशय के अंदर नहीं होते। अब उनके जो बीज अंदर नहीं बन रहे हैं, लेकिन कैसे हो रहे हैं? तो बीज उनके जो होते हैं नग्न होते हैं और सीधे सीधे पौधे या तने की शाखाओं पर मिलते हैं। तो चीड़ और देवदार जो है ये अनावृत्त बीजी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप याद रखेंगे दोनों का नाम, चीड़ और देवदार जो पेड़ होते हैं तो ये जो होते हैं ये अनावृत्त बीजी के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पौधा माना गया है क्योंकि
ए ये गति नहीं कर सकते, बी इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, डी ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। तो पौधों की खासियत होती है कि उनकी जो कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, और पौधों की इसी खासियत के कारण जीवाणु में भी ये सब चीज़ देखा जाता है। तो पौधों की खासियत और जीवाणु की खासियत दोनों मेच कर रही हैं, इसलिए जीवाणु को भी माना जाता है कि ये पौधों के जैसे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो आधुनिक समय में इन्हें पौधे नहीं मानते, हम इन्हें मोनेरा की श्रेणी में रखते हैं। मोनेरा जगत में इन्हें रखा जाता है और जीवाणुओं को अलग से अध्ययन किया जाता है। दोनों में एक्चुअली कोशिका भित्ति तो बन रही है, लेकिन दोनों की कोशिका भित्ति बनने का कारण अलग अलग होता है। जैसे कि पौधों में जो कोशिका भित्ति बनती है वो सेल्यूलोज से बनती है। पौधों में जो कोशिका भित्ति बनेगी वो सेल्यूलोज से बनती है, ये पौधों में बन रही है। लेकिन अगर जीवाणुओं की बात करें तो जीवाणु में जो कोशिका भित्ति बनती है वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है। तो ये दोनों में ये अंतर होता है थोड़ा सा, ये जीवाणुओं में बनती है। तो दोनों की जो कोशिका भित्ति होती है वो अलग अलग तरीके से बनती है, इसलिए इन्हें वर्तमान में मोनेरा जगत में वर्गीकृत करके इनका अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, ऊपर इससे संबंधित हमने पूरा डिस्क्राइब करते हुए पढ़ा है। ऑप्शन ए लीनियस, बी थ्रियोफ्रेस्टस, सी इंचिसन और डी है एंगलर। तो इसका सही उत्तर आप दे चुके होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लीनियस, कैरोलस लीनियस। और इन्होंने 1753 में द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था कि पौधों को या फिर जीवों को दो नामों से पहचाना जाए। पहला नाम उसका वंश होगा और दूसरा उसका जाति से संबंधित होगा, यानी जीनस स्पेसिस। तो इसे जीनस बोलते हैं, इसे स्पेसिस बोलते हैं, इसके नाम से उन्हें दर्शाया जाता है। जैसे मनुष्य का नाम के बारे में हमने एग्जाम्पल लिए थे, होमो सेपियंस। आम की बात करें मैंगाफेरा इंडिका, टाइगर की बात करें टाइगरा पैंथेरारिस। तो इस तरह से हम अलग अलग द्विनाम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, और ये दिया था लीनियस ने 1753 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकारों के द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया जाता है क्योंकि। तो प्रत्येक राज्य सरकार पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चालू करती है, उसे लागू करती है। क्यों किया जाता है बताना है। ए टीकाकरण शरीर में प्रतिरक्षा का निर्माण करता है, बी टीकाकरण रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को खत्म करता है, सी टीकाकरण रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को प्रवेश से रोकता है, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। टीकाकरण कार्यक्रम इसलिए लाया गया, इसमें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम बोल रहा है, तो पोलियो उन्मूलन का मतलब ये टीकाकरण करना, पोलियो का टीका देना। तो पोलियो का जो टीका है लगाया जाता है या ड्रॉप के माध्यम से दिया जाता है। तो इसका रीज़न ही है कि शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण हो जाए, जिससे वापस से उस बच्चे को टीका लगाने की ज़रूरत ना पड़े या किसी दवाई की ज़रूरत ना पड़े, और पोलियो जैसी बीमारी ना हो। तो अब यहाँ बात करते हैं कि टीकाकरण प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत में एक टीकाकरण प्रारंभ किया गया था, पल्स पोलियो अभियान। पोलियो के लिए पल्स पोलियो अभियान प्रारंभ किया गया था, ये याद रखेंगे। इसके माध्यम से सबसे पहले पोलियो के अगेंस्ट में टीका लगाना चालू हुआ था, और ये हुआ था 1995 में प्रारंभ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, तो मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया। जैसे अभी रिसेंटली की बात करें तो रिसेंट में 10 दिसंबर को हमारे मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर 2024 को बहुत सारे ज़िलों में लगभग 16 जिलों का चुनाव किया गया था, और उन 16 जिलों में टीकाकरण अभियान चालू किया गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील थे पोलियो जैसे बीमारी के लिए। तो मध्य प्रदेश ने 10 दिसंबर 2024 को 16 अति संवेदनशील जिलों और 8 से 10 दिसंबर के दौरान जो है 8 से 10 दिसंबर के दौरान ये अभियान चलाया था, और इस अभियान में पोलियो उन्मूलन के लिए जगह जगह जा कर के पोलियो ड्रॉप्स पिलवाए गए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। पोटेशियम और आयोडीन के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला भूरा शैवाल है। ऑप्शन ए है गैलिडियम, बी है लेमिनेरिया, सी है सार्गेसम और डी है पाइफाइरा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और लेमिनेरिया एक प्रकार का
मैक्रो एल्गे है, जिसे कैल्प के नाम के भी जाना जाता है, कैल्प के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे कैल्प के नाम से भी जाना जाता है, लेमेनेरिया को। और ये आयोडीन और पोटेशियम का एक अच्छा स्रोत होता है, और कभी कभी इसे सी फूड के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्मित भोजन पत्तियों से विभिन्न भागों में रिक्त द्वारा ले जाया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि निर्मित भोजन पत्तियों से, यानी ये पादपों की बात कर रहा है, पेड़ पौधों की बात कर रहा है, कि वहाँ पे अगर पत्तियों में भोजन बन गया तो विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाता है। तो कैसे ले जाया जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम के द्वारा, बी वाहिका ऊतक के द्वारा, सी जाइलम के द्वारा, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों में जो भोजन बना है उसे पौधों के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाए, जैसे कि तना पे पहुंचाए, जड़ों पे पहुंचाए, फूल पे पहुंचाए, फलों पे पहुंचाए। तो इस तरह से जो भोजन है फ्लोएम के द्वारा जगह जगह पे पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जाइलेम भी होते हैं पौधों में। जाइलेम का काम क्या होता है? तो जाइलेम जो होता है जड़ों से पानी को खींचता है, साथ में खनिजों को खींचता है, और उसको सोख करके पौधों के तने, शाखाएं, पत्ती, फूल और शीर्ष तक पहुंचाते रहता है। तो जाइलम का काम है पानी और खनिज का संवहन, फ्लोएम का काम है भोजन का संवहन पौधों के विभिन्न हिस्सों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिक्त में गहरे तथा हल्के बंध होते हैं। ऑप्शन ए चिकनी पेशी, बी उपास्थि, सी धारीदार पेशी, और डी अस्थि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, धारीदार पेशी। धारीदार पेशी में मायोफिब्रिल व्यवस्थित संरेखण के कारण पेशी जो होती है धारीदार या फिर बैंडेड दिखाई देती है, मतलब बैंड जैसे इस तरह से दिखाई देती है। तो ये धारीदार पेशियाँ होती है, और इसमें जो बैंड होते हैं इसमें हल्के बंधन होते हैं, मतलब इसमें हल्के बंधन के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारीदार पेशी में गहरे तथा हल्के बंध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए भारतीय, बी जर्मन, सी स्वीडिश, और डी ब्रिटिश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, स्वीडिश वैज्ञानिक। और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इससे पहले भी हमने किया है। कैरोलस लीनियस, इनका नाम क्या है? कैरोलस लीनियस। और ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, और इन्होंने द्विनाम पद्धति को दिया था। इसके बारे में हमने पहले के क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था 1735 में लिखी गई पुस्तक का नाम था सिस्टेमा नेचुरे। इसमें वर्गीकरण के बारे में पूरी बातें इन्होंने बताई थी, और उसके बाद में वर्गीकरण प्रारंभ हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शुष्क सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल निम्न का बना होता है। ए जिंक की छड़, बी एल्यूमिनियम की छड़, सी तांबे की छड़, और डी कार्बन की छड़। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, कार्बन की छड़ से बना होता है। शुष्क सेल कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और शुष्क सेल के भीतर धनात्मक टर्मिनल जो होता है वो कार्बन की छड़ होती है। ये जो है ये कार्बन की छड़ है, और इसके अतिरिक्त जो होता है इसका आसपास का जो एरिया है वो घिरा हुआ रहता है, और इस कार्बन की छड़ को ही हम क्या बोलते हैं? धनात्मक टर्मिनल या फिर कैथोड के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कैथोड के नाम से जानते हैं। तो इसे कैथोड भी कहते हैं, हम इसे कैथोड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो है इसके आसपास का जो एरिया होता है ये ऋणात्मक भी होता है। तो ऋणात्मक जो होता है वो सबसे आखिरी में, ये जो ऋणात्मक खोल है ये होता है, और ये जनरली जिंक से बना होता है, जिंक धातु से बना होता है, और ये Zn से बना होता है, और इसे बोलते हैं एनोड बोलते हैं। तो कैथोड और एनोड दोनों इसमें होते हैं। कैथोड जो होता है वो कार्बन की छड़ से, और Zn जो होता है वो एनोड बनाता है, यानी जिंक जो होता है वो यहाँ पे एनोड बनाता है, और इसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह आपको बताना है किसे कहते हैं। ए एंगलर, बी अरस्तु, सी लीनियस, और डी है थियोफ्रेस्टस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी लीनियस। लीनियस को ही वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। इसके बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप रिपीटली उन्हें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी ऑक्सीजनित रुधिर परिवहन ना करने वाली सिरा है। ऑप्शन
ए ऊर्ध्व महाशिरा जिसे सुपीरियर वेना कावा भी बोलते हैं, बी फुफ्फुस शिरा, सी यकृत निवाहिका शिरा जिसे हेप्टिक पोर्टल वेन कहा जाता है, और डी वृक्क शिरा जिसे रेनल वेन के नाम से जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस शिरा। विऑक्सीजनित रुधिर परिवहन ना करने वाली शिरा फुफ्फुस शिरा है, मतलब इसमें शुद्ध ऑक्सीजन जनित रुधिर, विऑक्सीजन जनित का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि होते हैं, तो उसको जो है परिवहन नहीं करती है, और इसमें शुद्ध ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वही परिवहन करता है। और फुफ्फुस शिराएँ जो होती है ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है उसको फेफड़ों से हृदय तक ले जाती है, जबकि जो दूसरी शिराएँ होती हैं सामान्य शिराएँ वो ऑक्सीजन रहित रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। तो इस प्रकार से फुफ्फुस शिरा में आप याद रखेंगे इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध से तात्पर्य यहाँ पे है O2 से संबंधित, यानी इसमें ऑक्सीजन के साथ वाला रक्त फुफ्फुस शिरा में बहता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुष्पी पादपों को रखा गया है ए क्रिप्टोगेम्स में, बी फेनरोगेम्स में, सी बायोफ्राइट्स में, और डी है टेरिडोफ्राइट्स में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फेनरोगेम्स में। वे पौधे जिसमें जनन ऊतक पूरी तरह विकसित और विभेदित होते हैं तथा जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें फेनरोगेम्स के नाम से जानते हैं। और पुष्पी पादपों को आवृतबीजी पादप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? आवृतबीजी पादप। पुष्पी पौधे मतलब आवृतबीजी पादप होता है, और इसमें फूल लगते हैं, और फूल के बाद में बीज बनता है, फल बनता है। तो पुष्पी पादपे भी दो प्रकार के होते हैं, जो होता है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, वो भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे पुष्पी पादपों को फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का बाह्यतम आवरण रिक्त कहलाता है। ए हरित लवक, बी कोशिका द्रव, सी कोशिका झिल्ली, और डी कोशिका रस। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका का बिल्कुल आखिरी का जो आवरण होता है इसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, इसे ही हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। और ये जो होते हैं ये कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी जो वातावरण है वो उससे बिल्कुल अलग रखता है और उसे बिल्कुल सुरक्षित रखता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हालांकि चांदी बिजली का श्रेष्ठतम संवाहक है, फिर भी इसका इस्तेमाल बिजली के तारों को बनाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ए यह तन्य नहीं है, बी यह एक चमकदार धातु है, सी इसमें न्यूनतम तनन सामर्थ्य है, और डी यह बहुत महंगी है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चूँकि चांदी जो होती है बहुत ज़्यादा महंगी होती है, इसमें श्रेष्ठतम संवाहक है बिजली का, मतलब चालकता इसमें बहुत अच्छी होती है, फिर भी इसके तारों को हम बनाने में यूज़ नहीं करते हैं। जनरली हम जो तार देखते हैं वो तांबा के देखते हैं। तांबा भी चांदी की तरह ही एक अच्छा बिजली का संवाहक होता है, लेकिन चांदी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। और साथ में जो चांदी होती है उसमें एक प्रॉब्लम और होती है, ये महंगी तो होती है, इसमें ऑक्सीकरण की प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे चांदी को रखे रहने देंगे खुले वातावरण में तो उसमें एक प्रकार की काली जो परत है वो जमने लगती है, लेकिन तांबे के साथ में ऐसा बहुत कम होता है। वो ऑक्सीकरण के प्रति संवेदी तो होता है, लेकिन चांदी की तुलना में कम संवेदी होता है। तो इस प्रकार से जो है तांबा जो होता है बेस्ट विकल्प हो जाता है। चांदी महंगी होने के कारण हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन इंजीनियर अर्न्स्ट रुक्का तथा मैक्सिमिलियन नोल अपने निम्न आविष्कार के लिए जाने जाते हैं। ए सूक्ष्मजीव, बी सूक्ष्मदर्शी, सी लेज़र, और डी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज के लिए इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने 1931 में रुस्का जो अर्नस्ट रुस्का थे, उन्होंने 1931 में सूक्ष्मदर्शी को खोज निकाला था, जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी थी, जिसका उपयोग हम अभी भी डेवलप रूप में कर रहे हैं। और इसके लिए उन्हें 1986 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था अर्नस्ट रुक को। तो ये जर्मन इंजीनियर थे अर्नस्ट रुक, और साथ में उनके जो साथी थे उनका नाम था मैक्सिमिलियन नोल। इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के आविष्कार को किया था और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन इसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए दिया है इसमें
कंठ, बी श्वास नली, सी अवटु ग्रंथि और डी है कंठ छद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कंठ। मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन स्वर यंत्र कंठ के द्वारा होता है और कंठ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और इसमें ध्वनि के उत्पादन के लिए कंठ में एक कंठ जिसे बोलते हैं गले के नीचे वाला जो पोर्शन, इसमें एक स्वर यंत्र होता है, इसे ही हम कंठ बोलते हैं। स्वर यंत्र होता है, इसे ही हम कंठ बोलते हैं। और इसे कभी कभी वॉयस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वॉयस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार से ये खोखली मांसपेशी संरचना होती है जिसमें स्वर रज्जु पाए जाते हैं और मनुष्य के फेफड़े तक ये एक वायु मार्ग बनाते हैं, जिससे इसमें जो होता है वायु टकराते हुए निकलती है और फिर स्वर जनित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक रिक्त से प्राप्त होता है। ए चुकंदर, बी ब्लूबेरी, सी लाइकेन और डी चीन गुलाब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जिसका सूचक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं और इसे निकाला जाता है लाइकेन से। लाइकेन से इसे निकाला जाता है। इसमें कवक और शैवाल को मिलकर के लाइकेन बनता है, उससे हम इस लिटमस नामक सूचक को निकालते हैं। जनरली ये बैगनी कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। आपने भी प्रयोगशाला में लिटमस पेपर देखा होगा। लिटमस पेपर से हम अम्ल या क्षार का पता लगा लेते हैं। अम्ल है या क्षार है, इसका पता लगाने के लिए जनरली हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं और ये सूचक के रूप में कार्य करता है। ये बता देता है कि ये अम्ल है या क्षार है। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है, यानी ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर ब्लू लिटमस इसमें डालेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो क्षार होता है वो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, यानी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से सूचक का कार्य करते हैं और इन्हें लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ए बीज का, बी पत्ती का, सी फल का और डी परागकण का। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए है, बीज का अध्ययन होता है। स्पर्मोलॉजी या फिर बीज विज्ञान भी इसे कहते हैं। इसमें बीजों की संरचना कैसी होती है, उसका विकास किस तरीके से होता है और उन पर होने वाले जो विभिन्न प्रकार के कारक होते हैं उन सभी का अध्ययन स्पर्मोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पद प्रोटोप्लाज्मा किसने प्रतिपादित किया? तो प्रोटोप्लाज्मा किसने ये शब्द दिया है बताना है। ए रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक, सी है रुडोल्फ विरियो और डी है पुरकिंजे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्मा जो होता है, प्रोटोप्लाज्मा को सर्वप्रथम जॉन इवेंजेलिस्टा परकिंजे इनका पूरा नाम था, इन्होंने दिया था और इन्होंने 1839 में इस शब्द को प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ए फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरिकल्चर और डी हार्टिकल्चर। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी है, हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा जो होती है उसे हार्टिकल्चर कहा जाता है और इसे हम बागवानी के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, तो इसे बागवानी भी कहा जाता है। बागवानी या फिर हार्टिकल्चर एक ऐसा विज्ञान है जो पौधों की खेती, वृद्धि, उससे संबंधित उसका संवर्धन, इसमें फल, सब्जियां, फूल और सजावटी पौधे, इन सब के बारे में पढ़ा जाता है और इनका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। तो हाइड्रा किसके द्वारा प्रजनन करता है बताना है। ए मुकुलन, बी द्विखंडन, सी क्लोनिंग और डी है इन विट्रो निषेचन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। हाइड्रा जो होता है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग, बडिंग के द्वारा ये प्रजनन करता है। तो हाइड्रा जो प्रजनन विधि को अपनाता है वो एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन विधि है। हाइड्रा इस तरह से दिखने वाला एक जीव होता है और इसमें सर्वप्रथम मुकुलन प्रारंभ होता है। मुकुलन किस तरह से प्रारंभ होता है, छोटा सा एक इसमें उभार उठता है और धीरे धीरे जो ये उभार होता है ये एक नए हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एक नए हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है इस तरीके से। और ये जब डेवलप हो जाता है तो ये पेरेंट्स हाइड्रा से अलग हो जाता है और पेरेंट्स हाइड्रा से अलग होने के बाद में अपने अस्तित्व खुद का बना लेता है और अपने तरीके से फिर ये विचरण करने लगता है
और एक प्रकार का विकसित हाइड्रा ये बन जाता है। तो इस प्रकार से जो हाइड्रा होता है वो मुकुलन से, एक के बाद एक स्टेप आप इसमें देख रहे हैं, मुकुलन होता है इसमें, और मुकुलन से हाइड्रा जो होता है अपने आप को प्रजनित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। ऑप्शन ए गैसोलीन, बी सोना, सी यूरेनियम और डी रेडियम। तो इसका उत्तर आप दे चुके होंगे, कई बार आपने पढ़ा है यूरेनियम। तो यूरेनियम का एक समस्थानिक होता है जिसे यूरेनियम 235 के नाम से हम जानते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। आपको ऑप्शन दिया है ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन और डी नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन जो है एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन के अलावा कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट डालती हैं। इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमने मीथेन पढ़ लिया है, CH4। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ये भी ग्रीन हाउस गैस का काम करती है। और वाष्प के जो कण होते हैं यानी H2O, वाष्प के जो कण होते हैं ये भी ग्रीन हाउस गैस जो है इफेक्ट ये करते हैं। अब ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में होता है कि ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को ट्रैप करती हैं, और गर्मी को यानी जब हीट को ट्रैप कर लेती हैं तो जो जिस एरिया में ये ज़्यादा होता है, ये गैसें ज़्यादा होती है, उस एरिया में हीट जो होती है वो ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, और वहाँ पे होता है गर्मी का प्रभाव थोड़ा सा बढ़ने लगता है। और इसे ही बड़े रूप में हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। जब ये हीट बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है इसे। तो ग्रीन हाउस जो गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस होती हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, और ये एक निश्चित मात्रा में निकल रही है तब तो ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकल रही है तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन वातावरण में देखे जाते हैं। मौसम में चेंजेस देखे जाते हैं, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्री स्तर जो होता है वो बढ़ने लगता है। ये सारे ड्रॉबैक्स होते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के, यानी ग्रीन हाउस गैस के ज़्यादा बढ़ने से। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के अभ्यास प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।